बात सामने निकल कर आई है उसकी हम अगर कड़ी से कड़ी जोड़कर देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि सुनील राठी लगातार जो भी मुख्तार अंसारी के करीबी हैं उनको चिन्हित कर रहा है। हम ये ऐसा किस लिए कह रहे हैं क्योंकि 2018 में सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के जो गैंग था उसका प्रमुख बताया जाता था, किस तरीके से जेल के अंदर बेरहमी से हत्या कर देता है। और ठीक कुछ सालों बाद फिर से संजीव जीवा को वो जो है यहाँ पर टारगेट अपना बनाता है। किस तरीके से कोर्टरूम के अंदर ही हत्या हो जाती है, वकीलों के भेष में आता है वो हत्यारा और यहाँ पर हत्या कर देता है, कैसे फायरिंग करता है। लेकिन अब ये वर्चस्व की लड़ाई इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर गैंग्स जो होते हैं आमने सामने होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम बड़े अपराधी हैं, वसूली की भी बातें सामने आती हैं। सुनील राठी, संजीव जीवा दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माने जाने जो हैं अपराधी थे और यहीं से वो शुरू करते हैं। जहां अगर हम संजीव जीवा की बात करते हैं, शामली में कंपाउंडर का काम करता था, लेकिन खुद जहां काम करता था उसी डॉक्टर को वो अगवा कर लेता है और वहां पर किस तरीके से वो वारदात को अंजाम देता है और एक के बाद में एक ब्रह्म द्विवेदी जैसे बड़े नेता तक की हत्या कर देता है और ऐसे उसका जो है अपराध शुरू होता है। सुनील राठी भी कुछ ऐसे ही शुरू होता है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ही नेता, ऐसा ही माफ कीजिएगा जो है बाहुबली जो अपराधी होता है। अब वो वहां से शुरू होते हैं, यहाँ के गैंगस्टर से मिल लेते हैं, मुन्ना बजरंगी से मुलाकात होती है, समझ आता है कि मुन्ना बजरंगी तो मुख्तार अंसारी का करीबी है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद में अब जो कोशिश थी वो पूर्वांचल में थी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और खुद संजीव जीवा, क्योंकि संजीव जीवा यहाँ मुख्तार अंसारी से मिला हुआ था तो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उसका पूर्वांचल में भी कामकाज चलता था। और कई बार खबरें तो सामने ऐसी भी निकल कर आई कि जेल से रहकर ही वो अपने साम्राज्य को चलाने की कोशिशें करता था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये गैंगस्टर्स के आपस की बीच की एक ऐसी लड़ाई भी है जो आगे कहां जाती है वो भी देखना होगा। वसूली कितनी होती है, किस तरीके से काम करते हैं ये लोग, कैसे आमने सामने आ जाते हैं, ये बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। शामली से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जावेद भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख लेते हैं। जावेद, कल आपने कई लोगों से बातचीत की जो संजीव जीवा के सताए हुए थे, क्या कह रहे हैं इस हत्या के बाद में और कैसे आप देख रहे हैं वहां के लोग कैसे बताते हैं इसकी कहानियों को, क्योंकि एक महज कंपाउंडर था लेकिन देखिए कहां से कहां पहुंच जाता है। ठीक है जावेद, लौटते हैं आपके पास में। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर एसआईटी गठित की गई और कल रात को ही एसआईटी यहां पर पहुंचती है, मुआयना करती है और कहां पर किस तरीके से हत्या हुई है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है, नहीं पेश किया जाता है, कोई और व्यवस्था की जाती है, क्योंकि कल इसी कोर्ट रूम के अंदर जज जरूर मौजूद नहीं थे लेकिन संजीव जीवा मौजूद था, वहां पर सभी वकील मौजूद थे और तब वहां पर ऐसा हो जाता है। इसीलिए अब आगे क्या प्रक्रिया होती है? अतीक अहमद की तर्ज पर यूपी में एक और माफिया को सरेआम मार दिया गया। नाम था संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा। मेरठ का वो कुख्यात गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, जिसके नाम से खाकी भी खौफ खाती थी, उसे एक मामूली लड़के ने ठीक वैसे ही मार दिया जैसे अतीक और उसके भाई अशरफ को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और मारने वाले हमलावरों का कोई खास क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था। जीवा हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी कौन हैं? उनका बैकग्राउंड क्या है? उसका आपराधिक इतिहास क्या है? ये सब कुछ जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले जीवा की हत्या में जो चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है उसे जान लीजिए। जीवा की हत्या में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये एक सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर है। इसी रिवॉल्वर से बुधवार को आरोपी विजय पर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को गोलियों से छलनी करने का आरोप है। रिवॉल्वर के साथ पुलिस ने 6 गोलियों के खोखे भी बरामद किए हैं। इन 6 गोलियों में से 4 गोलियां जीवा को लगी थी, जबकि एक गोली दीवार से टकराकर सिपाही के पैर को चीरती हुई निकल गई और एक गोली फर्श से टकराकर एक बच्ची को जा लगी। जीवा की हत्या लखनऊ में हुई और हड़कंप जौनपुर में मच गया। बनारस और आजमगढ़ के बीच स्थित जौनपुर जिले के किराकत कोतवाली में खलबली मच गई, क्योंकि जीवा की हत्या का आरोपी विजय यादव इसी कोतवाली इलाके का रहने वाला था। विजय के बारे में पता चलते ही जौनपुर हेडक्वार्टर से डीएसपी गौरव वर्मा किराकत कोतवाली पुलिस के साथ विजय यादव के घर पहुंची, जो कोतवाली से महज 8 से 10 किलोमीटर दूर है। विजय किराकत के सरकी सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है। विजय के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए पुलिस उसके घर पहुंच गई। घर वालों से पूछताछ शुरू की। विजय के पिता किसान हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हल उठाने वाले हाथ कभी हथियार उठाएंगे। पिता ने बेटे के बारे में बताना शुरू किया तो पुलिस भी दंग रह गई। लखनऊ कोर्ट में जीवा हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से नाम आ रहा है सामने, वो जौनपुर के किराकत कोतवाली थाना क्षेत्र के इसी सरकी सुल्तानपुर गांव का निवासी है विजय यादव।
जौनपुर पुलिस के शुरुआती जांच में न कोई इसके ऊपर गंभीर बड़ा कोई आपराधिक इतिहास है। महज पुलिस के जो स्थानीय थाने में वो दर्ज है कोविड-19 का उल्लंघन समेत एक लड़की को भगाए जाने का जो है वो आरोप लगाए जाने का मामला अभी प्रकाश में आया। हालांकि पुलिस लगातार इस विषय पर जांच कर रही है। जब से यह हत्याकांड की सूचना आई है जौनपुर पुलिस में कि यहाँ विजय यादव का यहाँ पर गांव है, तब से जौनपुर पुलिस लगातार जो है उसके घर से लेके कस्बे में, बाजार में, सरकी सुल्तानपुर में लगातार पुलिस फोर्स चक्रमण कर रही है, पैदल मार्च कर रही है। इस विषय में लगातार जांच पड़ताल भी कर रही है। सोचिए जरा कि जिस लड़की के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस हो और एक लड़की को घर से भगाने का केस दर्ज हो, उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को मौत की नींद सुला दिया। विजय के पिता ने बताया कि उनका बेटा मुंबई स्थित टाटा कंपनी में काम करता था। बीते कुछ महीनों से लखनऊ आ गया था और घर वालों को जानकारी दी थी कि उसे लखनऊ में नौकरी मिल गई है। अब सवाल उठता है कि जिस घर का लाल मायानगरी के टाटा कंपनी में नौकरी करता था, आखिर वो उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक कुख्यात गैंगस्टर का शूटर कैसे बन बैठा? यही सवाल विजय के घर वालों से लेकर पुलिस तक को परेशान कर रही है। पहले तो उनके लिए टाटा कंपनी में काम करता था मुंबई में, 2 साल तक काम किया वहाँ पे। इसके बाद मार्च में यहाँ आया तो बोलता है कि पापा वहाँ पे जो कि पगार कम मिलता है, 10-12 हज़ार मिलता है, ड्यूटी बहुत मिल पड़ता है, 12 घंटा 8 घंटा, यही इधर ही कहीं देखेंगे, अगर काम मिलेगा तो हम करेंगे। तो आया तो लखनऊ और 5-6 बार गया था काम के तलाश में। तो आता था 2 दिन के बाद, 3-4 दिन 5 दिन रहता था घर पे, फिर चला जाता था। ऐसे उसका आना जाना था। इसके बाद ये 10 तारीख को शादी था, 10 मई को, हमारे साले के लड़के का। उसी शादी में आया था। 11 तारीख को अपन क्या हुआ कि उसको मैं केराकत तक छोड़ा, बोला हमको ड्यूटी जाने का है। तो हम बोला जाओ। 11 तारीख के बाद से फिर कभी फ़ोन नहीं किया हो। हम लोग सब परेशान। किस तरह की ड्यूटी बताई थी लखनऊ में? ड्यूटी अपना ये जो जल पाइप वाला नहीं, जो ये जा रहा है टंकी वाला, यही में बोलता है, यही में काम कर रहा हूँ। विजय ने अपने पूरे परिवार को अंधेरे में रखा। लखनऊ में वो किन लोगों के संपर्क में था, उसके घर वालों को पता नहीं था। वो यही समझ रहे थे कि बेटा नौकरी की तलाश कर रहा है, लेकिन बेटा शायद अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। जीवा की हत्या के बाद उसकी बेटी अपने वकील के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और कोर्ट परिसर में पिता की हत्या किए जाने पर सवाल उठाए। इस हत्याकांड में एक बच्ची और पुलिसकर्मी समेत 3 से 4 लोग घायल हो गए। अब पुलिस विजय से हत्या करने की वजहों का पता लगाने में जुटी है। इस हत्याकांड में उसके साथ और कितने लोग शामिल थे, ये भी पुलिस जल्द से जल्द जानना चाहती है। उधर सीएम योगी ने भी इस मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी है, जो हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो आरोपी हत्यारा 3 से 4 बार लखनऊ आता है और महज 10 से 12 हजार की नौकरी करता है, लेकिन उसके पास रिवॉल्वर होती है लाखों की। और इसीलिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो कब और कैसे आखिर सुनील राठी के गैंग से मिल जाता है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि संजीव जीवा के जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जाएगा उसके पैतृक गांव शामली, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल रात ही उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद में जो शरीर है उसको हैंडओवर कर दिया गया परिवार वालों को। शामली उसके पैतृक गांव में ही उसका अंतिम संस्कार होगा। शामली, याद रखिए, वो इलाका है, वो गांव है, वो जगह है जहां से संजीव जीवा 1997 में अपने, उससे पहले भी अपने पूरे कालरी साम्राज्य को शुरू करता है। हत्या एक छोटी सी करता है, अपने डॉक्टर के कहने पर अपहरण करता है, लेकिन उसके बाद उसे इसमें मजा आने लगता है और उसके बाद में धीरे धीरे करके उसी डॉक्टर की वो अगवा कर लेता है। जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, क्या अपडेट है? कितने बजे वहां पर जो अंतिम संस्कार होगा और क्या कुछ कह रहे हैं गाँव वाले? देखिए, हमारी मौजूदगी शामली के आदमपुर गांव में है। इस वक्त जो जीवा का परिवार है वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगी? भाई, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और वो अपने बच्चे पालना, ऐसे कुछ कर दे प्रशासन, ऐसा कुछ कर दे। वो तो उन्होंने कर दिया जो उन्होंने करना था, वो ले लिया, लेकिन बेटी को नगान नहीं है। उसे ऐसा करो कि वो अपने बच्चे लेकिन कोर्ट में जिस तरह से हत्या हुई है, वकील के भेष में हत्यारा आया था, उस पर क्या कहना है आपका? उस पर तो बेटा प्रशासन की कमी है, कुछ ना कमी तो जरूर है। ऐसे कैसे चलेंगे हम? पुलिस ने क्यों नहीं देखा, चेक क्यों नहीं करा? अच्छा, क्यों नहीं करा चेक? कोई बताता है ना तो चेक करते हैं ना। तो उन्हें बंदूक हथियार कैसे मिल गए और कैसे कपड़े मिल गए वकील के?
कुछ तो बात रही हो, किसी की तो कमी है। कहा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट होती थी एड्रेस भी चेंज जीवा पर, तो क्या कल बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, उसे दी नहीं उन लोगों ने। पहले बुलेट प्रूफ जैकेट होती थी? हाँ होती थी। हाँ। वो अब नहीं, कल नहीं दी उसे। हाँ। कल पहनने नहीं दिया, जन दी ही नहीं, क्या कारण था हमने भी आप लोगों से सुना। तो अभी क्या पता चल रहा है, पुलिस कब तक यहाँ पर जीवा के शव को ला रही है? अंतिम संस्कार यहीं किया जाएगा? हाँ यहीं करांगे भाई। हाँ। ये उसका जन्मभूमि है या हाँ। यहाँ पैदा हुआ था, यहीं होगा। हाँ। बस अभी मैं तो यही चाहूँ बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी को बस परेशान ना करे प्रशासन, कुछ भी ना। क्या दिक्कत है आपको? आप जो पायल माहेश्वरी आपकी बेटी हैं, क्या आपको क्या डर लग रहा है? क्या मुझे ये डर लग रहा है, मेरी बच्ची को फंसा रहे हैं। जैसे अमीर अहमद की घरवाली को फंसा जा रहा है, मेरी बेटी को ऐसे फंसा रहे लोग। वक्त क्यों फंसा रहे भाई? वो तो पति सुनते, पति तो उसका अंदर ही था, बात बच्चे पाल रही थी, बच्चे तो पाल रही थी, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, तो क्या कर रही थी? एक पत्नी का धर्म तो निभा रही थी, कई बाहर तो जाती नहीं थी, और क्या कर रही थी? लेकिन इतने सारे मुकदमे थे जीवा के ऊपर, लोगों को डराता था, धमकाता था, इस तरह की बात सामने आ रही है, तो वो मुकदमा आपकी बेटी पर भी है, पायल माहेश्वरी पर, वो भी फरार हैं। वो पायल माहेश्वरी आएंगी क्या? झूठा है, हमें नहीं पता भाई, मेरे साथ तो कुछ बात नहीं होती, मैं तो हरिद्वार रहती हूँ। मेरे से को लेकर क्या कहना है? हाँ, पायल माहेश्वरी के ऊपर मुकदमे हैं। उसका मुकदमा तो झूठा है भाई। हाँ। मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं ऐसी है। हाँ। बिल्कुल नहीं, मैं वादा करती हूँ मेरी बेटी की तरफ से, मेरी बेटी बिल्कुल गुनहगार नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी बेटी है मेरी। हाँ। मैंने पाली, मैंने 9 महीने पेट में रखी मेरी बेटी, मुझे पता। रुक जाओ मेरी बेटी। देखिए, जीवा की सास हैं और जीवा की माँ भी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे आप? जीवा की हत्या कोर्ट के अंदर हुई है। आपके पास में, और इसी बीच खबर आपको बता दें कि सुनील राठी का नाम बार बार आ रहा है, और बार बार सुनील राठी का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जो उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें जो दिखाया जा रहा है, जो हमें सूत्रों के वाले से खबर आ रही है कि सुनील राठी, अगर आप क्रोनोलॉजी समझते हैं, संजीव जीवा को एक आंख नहीं देखना चाहता था। अदावत उसके साथ में उसकी पुरानी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दोनों ही कुख्यात गैंगस्टर्स थे, दोनों आमने सामने खड़े नहीं होना चाहते थे। और सबसे बड़ी वजह यह है कि संजीव जीवा जिस तरीके से राइट आर्म था मुख्तार अंसारी का, कुछ वैसा ही मुन्ना बजरंगी भी था। मुन्ना बजरंगी की 2018 में इसी तरीके से जेल के अंदर हत्या करवा देता है सुनील राठी। और इसी के साथ में जो है ये सवाल खड़े होने लगते हैं कि जो ये शूटर है, जो कल वकील के भेष में आता है, मैं 10 से 12 हजार की नौकरी करता है, उसको आखिर लाखों के या जो रिवॉल्वर है वो कौन उपलब्ध करा देता है? और उसके पिता तो ये कहते हैं कि वो तो नौकरी करने के लिए गया था, हमें तो मालूम ही नहीं, और हम तो बहुत दिनों से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, गैंगस्टर्स की तो लड़ाई सामने आई रही है, लेकिन हत्यारे को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसके पिता तो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत कई हफ्तों से नहीं हो पाई थी, लेकिन वो तो नौकरी करने गया था, हमें तो पता ही नहीं कि कब ये लाखों के रिवॉल्वर से किसी की हत्या कर देता है। देखिए, ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि जो उसके पिता बोल रहे हैं कि मुंबई में वो नौकरी करने के लिए गया था, वाकई में वो मुंबई में नौकरी कर रहा था या किसी बड़े गैंगस्टर के वो संपर्क में था। क्योंकि अगर अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हम मोडस ऑपरेंडी को देखें तो वहाँ भी पत्रकार बन के, जर्नलिस्ट बन के जो आरोपी थे वो हत्या करने के लिए वहाँ पर पहुंचे थे। और यहाँ भी वकील के वेशभूषा में बाकायदे हाथ में फाइल लेके, पेन लेकर, काली कोट पहनकर आरोपी पहुंचा हुआ था। तो मोडस ऑपरेंडी एक ही जैसी है। पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुनील राठी पर शक है, और जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुनील राठी और संजीव माहेश्वरी के बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक चीज और अगर हम देखें कि अतीक अशरफ के जो हत्यारे थे रेकी उनकी ओर से की गई थी, कुछ ऐसा क्या इसमें भी सामने आया है? क्योंकि एक दिन में सब कुछ प्लान नहीं बन सकता, कोर्ट रूम के अंदर सब कुछ हो जाए, यानी कि रेकी पहले से थी या कोई भी मददगार और भी था क्या? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का ये विषय है, और फिलहाल जो है पुलिस जो बता रही है कि फिलहाल एक ही आरोपी है, अन्य दूसरे रेकी तो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले में हुई हो, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लौट रहे हैं आपके पास में इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, और न्यूज 18 इंडिया इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले आपको देगा। हमारी नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। को बंद कर दे। ब्रिटेन की सरकार ने इसके लिए एक आदेश भी जारी कर दिया, जिसमें साफ कह दिया गया कि चीन उसकी जमीन पर बने अपने गुप्त पुलिस स्टेशन तुरंत बंद कर दे। ब्रिटेन ने इसके लिए चीन के दूतावास को चेतावनी भी दी, जिसके बाद वहां बने पुलिस स्टेशनों को बंद कर दिया गया। असल में ऐसी खबरें सामने आई थी कि चीन ने अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए ब्रिटेन में कुछ जगहों पर पुलिस स्टेशन खोल दिए, लेकिन जैसे इसकी जानकारी वहां की सरकार को मिली, तुरंत पुलिस स्टेशनों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। चीन के फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर में दरारें पड़ गईं, जिसकी कई तस्वीरें पश्चिमी मीडिया में सामने आईं, जिसमें चीन के फुजियन के पिछले हिस्से में
दरारें दिखाई दी और ये दरारें उन हिस्सों में पड़ी जहां से चीन के लड़ाकू विमान उतरते या उड़ान भरते हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये तस्वीरें सच्ची हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर में दरारें पड़ गई हैं तो ये चीन की नौसेना के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि चीन अपने इस फुजियन युद्धपोत की बड़ाई करते नहीं थकता। उसके इस युद्धपोत की लंबाई 300 मीटर जबकि चौड़ाई 78 मीटर है, जो कि अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड के बराबर है। यही नहीं, इसमें आधुनिक रडार भी लगाए गए हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी तक नजर रख सकते हैं। लेकिन अब इस युद्धपोत में दरारें आने की खबर आई, जो अमेरिका और ताइवान से तनाव के बीच चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। इजरायल ने उन 2 लोगों को पकड़ने का दावा किया जिन्होंने सेना की 26,000 गोलियां चुरा ली थी। इजरायल की मीडिया के मुताबिक एक रोज पहले ही सेना के बेस से ये गोलियां चुराई गईं, जिसके बाद इजरायल की सेना में